हम बात करेंगे बच्चों अभी सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी। किसी एपी में जब हमें कुछ टर्म्स को सिलेक्ट करना हो तो कैसे काम किया जाए बच्चों, कुछ प्रॉब्लम्स के माध्यम से ये हम समझते हैं। एक प्रॉब्लम नोट डाउन कीजिएगा। सम ऑफ 3 consecutive टर्म्स ऑफ एन एपी इज 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज 504। बच्चों किसी एपी के 3 consecutive टर्म्स का सम 27 है और उनका प्रोडक्ट 504 है। फाइंड दोज नंबर्स, वो नंबर्स बच्चों हमें पहचानने हैं। हमें किसी एपी के 3 consecutive टर्म्स दिए हैं। consecutive मतलब वो हो सकता है फर्स्ट सेकंड थर्ड वो हो सकता है सेकंड थर्ड फोर्थ वो हो सकता है 10th 11th 12th हो सकता है 20 या 21st 22nd हो। तो मैं बड़ा सिंपल सा केस ले लेता हूँ साहब कि लेट दोज नंबर्स आर a प्लस डी a प्लस 2d, अर्थात मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड जिस तरह से हम लोग लेते हैं वैसे ले लिया। अब आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है कि इन सबका जो सम है, इन सबका मतलब पहला नंबर a, दूसरा नंबर a प्लस डी, तीसरा नंबर a प्लस 2d, इन सबका जो सम है बच्चों ये 27 है। आपको कहा गया है कि किसी एपी के 3 consecutive टर्म्स का सम 27 है। जब आप इसका एलएचएस को सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये 3 टाइम्स ऑफ a और 3 टाइम्स ऑफ d ही आ जाएगा 27, और यहाँ से बच्चों a प्लस डी की वैल्यू आ जाएगी 9, सो दैट बच्चों d की वैल्यू 9 माइनस a एंड लेट दिस इक्वेशन बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये पहली इक्वेशन मान ली बच्चों। अब अगली बात यहाँ पर क्या है बच्चों कि इनका प्रोडक्ट भी आपको गिवन है, और इनका प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों a इंटू ए प्लस डी इंटू ए प्लस 2d, कुछ इस तरह से। और वो प्रोडक्ट क्या गिवन है बच्चों 504। भाई आपसे कहा गया है कि इन तीनों का प्रोडक्ट 504 है। तो चलिए ये रहा a, और यहाँ पर d की जगह पर मैं क्या कर सकता हूँ बच्चों, d की जगह मैं रख सकता हूँ 9 माइनस a, और ठीक यही काम बच्चों मैं यहाँ पर भी कर देता हूँ। भाई d की जगह मैंने क्या रख दिया 9 माइनस a, और ये ब्रैकेट क्लोज, और क्या गिवन है बच्चों इक्वल टू 504। अभी क्या होगा बच्चों, यहाँ पर a से a कैंसल, दिस इज a, दिस इज 9, और इसे अगर हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 18 माइनस a, और इज इक्वल टू कितना बच्चों 504। अभी 9 से ये कितने टाइम्स जा रहा है बच्चों, 9 से ये जा रहा है 56 टाइम्स। यस, अभी इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, दिस बिकम्स बच्चों 18a माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 56। अब आप यहाँ पर फर्दर सॉल्व कर लीजिए साहब, a स्क्वायर माइनस 18a प्लस 56, और इसके क्या कंपोनेंट्स बनेंगे बच्चों, इसके कंपोनेंट्स बनेंगे 56 को आपको 2 फैक्टर्स में डिवाइड करना है, उनका प्रोडक्ट 56 सम 18 हो। सो मेरे ख्याल से बच्चों यहाँ पर a की वैल्यू आ रही है 14 और 4, 14 प्लस 4 18 होगा, 14 4 जा 56 भी होगा। सो ये आपके पास में किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, a की 14 या फिर 4। अब एक काम कीजिए बच्चों, जब a की वैल्यू 14 रखेंगे, यहाँ पर जब a की वैल्यू 14 रखेंगे किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में, तो इससे d की वैल्यू कितनी आएगी, इससे d की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 9 माइनस 14 यानी कितनी, एक सेकेंड, हाँ 9 माइनस 14 यानी कितना -5। d की वैल्यू बच्चों -5 आ गई। तो d की वैल्यू -5 आ गई, तो नंबर्स क्या होंगे बच्चों, आपको नंबर्स बताने हैं ना कि a या d। तो नंबर्स हो जाएंगे बच्चों आपके पास में a की वैल्यू अगर आपने 14 ली तो ये 14 हो गया, ये 14 माइनस 5, और ये 14 प्लस 2 इंटू -5। सो दोज नंबर्स आर 14 9 एंड 4। वो नंबर्स क्या आएंगे बच्चों 14 9 और 4, ये 3 नंबर्स आ गए। लेकिन यदि बच्चों मैं a की जगह पर कितना लेता हूं, एट द प्लेस ऑफ a, अगर बच्चों मैं 4 लेता हूं, a की जगह मैं 4 लेता हूं और उसे मैं इक्वेशन फर्स्ट में रखता हूं टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ d, तो d की वैल्यू कितनी आएगी, इस केस में बच्चों d की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 यानी कितना बच्चों 5, इससे d की वैल्यू 5 आ गई। सो वो नंबर्स क्या होंगे बच्चों, ना तो मुझे a बताना है ना मुझे d बताना, मुझे तो वो नंबर्स बताने हैं जो मैंने यहाँ पर एज्यूम किए थे। सो a की वैल्यू मैं अगर 4 रखता हूँ, यहाँ पर 4 प्लस 5 रखता हूँ, यहाँ पर मैं 4 प्लस 2 इंटू 5 रखता हूँ, तो मैं क्या पाऊंगा,
वो जो नंबर्स आएंगे बच्चों मेरे पास में 4 आएगा, 9 आएगा, 14 आएगा। सो वो नंबर्स आपके पास में आ गया बच्चों 4 9 14 या फिर 14 9 4, नंबर्स वही आ रहे हैं। बस अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ पर आपने उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, यहाँ आपने उन्हें बच्चों असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। नंबर्स आर सेम, दोनों केस में नंबर सेम आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ नंबर्स डिफरेंट और वहाँ नंबर डिफरेंट है, नंबर्स दोनों तरफ बोला जाए तो एकदम बिल्कुल सेम आ रहे हैं। और इस तरह की प्रॉब्लम में जब भी आप सॉल्व करेंगे बच्चों आपको ऐसा ही नजर आएगा कि प्रॉब्लम जो है आपको ए की 2 वैल्यूज मिलेंगी, डी की 2 वैल्यूज मिलेंगी, और डी की जो 2 वैल्यूज मिला करेंगी वो दोनों बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट मिला करेंगी। एक 5 आया तो दूसरा -5 आया, अगर एक 6 आता दूसरा -1/6 आता, एक 10 आता दूसरा -1/10 आता। अमूमन मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आंसर्स दोनों से जो डी की जो आंसर्स आते हैं वो दोनों सेम आते हैं, बस एक प्लस में होता है एक माइनस में होता है। सो एक तरह से वो जो ए बी बनती है बच्चों वो असेंडिंग ऑर्डर में बनती है, एक तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में बनती है। हमें यहां कहा गया था साहब कि 3 नंबर्स हैं, किसी एपी के 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स हैं जिनका सम इतना है, तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड मान लिए। आप चाहते हैं तो इसकी जगह बच्चों 10th 11th 12th भी कर सकते थे, 12th 13th 14th भी कर सकते थे, इट इज़ अप टू यू, आपको मानना है। या फिर ऐसा भी कर सकते थे कि चलिए भाई कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स ही लेने हैं तो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स आप इस तरह से भी ले सकते थे कि a + n-2d, a + n-1d और a + nd। यू कुड कंसीडर नंबर्स इन दिस वे एज वेल कि भाई आपने एक टर्म की वैल्यू ये मान ली, दूसरे की ये मान ली, तीसरे की ये मान ली, भाई इन दोनों का डिफरेंस भी डी आएगा, इन दोनों का डिफरेंस भी डी आएगा। भाई एपी के कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स मतलब जो है जो उनका डिफरेंस है वो डी मेंटेन रहना चाहिए। आप इस तरह से कुछ कर सकते थे, डी मेंटेन रहना चाहिए या नहीं भी रहे, सीधी सीधी बात है, उनका डिफरेंस सेम मेंटेन रहना चाहिए। भाई कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स वही होते हैं ना जिनका डिफरेंस हर बार सेम रहे, जो भी डिफरेंस रहे वो रहे, और उस डिफरेंस को अमूमन हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। सो एनीवेज, सो इस तरह से भी आप लोग काम कर सकते थे। आप ये 3 टर्म्स मान लेते, 1 2 और 3, और इन तीनों का सम करते फिर प्रोडक्ट करते, पर वो काफ़ी लंबा काम हो जाता, क्योंकि इस केस में क्या होता फिर आपके पास में ए और डी 2 वेरिएबल तो ऑलरेडी हैं ही सही, एक तीसरा वेरिएबल एन भी हो जाता, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता, ज़्यादा तो नहीं होता बट फिर भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तो वो होता ही होता, क्योंकि फिर वो उसमें हमें जो है ये एन को एलिमिनेट करने के बारे में या एन का क्या करें उस बारे में विचार करना पड़ता। आप चाहें तो इस तरीके से ट्राई कर लीजिए भाई, क्योंकि 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स है। अमूमन तो होता यही है कि हम जनरलाइज वे में काम किया करते हैं कि हम मान लेते हैं चलिए एक nth टर्म है, एक n+1 टर्म, एक n+2th टर्म है, nth टर्म n+2th n+1 टर्म n+2th टर्म, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आई होगी मैंने एग्जैक्टली क्या कहा है। एनीवेज, तो ये जरूर इसे बच्चों पहले तो इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। अब ये तो एक तरीका हुआ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बच्चों, लेकिन जब इस तरह की प्रॉब्लम बने कि 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स किसी एपी के हैं, तब एक छोटा सा तरीका इससे रिलेटिवली छोटा पड़ेगा बच्चों, और वो क्या है कि हम इन नंबर्स को ऐसा ना मानते हुए हम एक काम करते हैं बच्चों, इन नंबर्स को क्या मान लेते हैं, लेट दोज नंबर्स आर a - d a and a + d, भाई कॉन्सेक्यूटिव हैं, सो उनका मतलब सीधी सीधी बात है कि हर दो का जो डिफरेंस है दैट शुड रिमेन सेम। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ दीज टू शुड बी द डिफरेंस ऑफ दीज टू, दिस इज द ओनली थिंग विच डज मैटर। व्हाट आई एम टेलिंग यू कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वही इन दोनों का डिफरेंस होना चाहिए। सो हम उन नंबर्स को अगर a - d a और a + d एज्यूम कर लें तो मैं समझता हूं कि वो रिलेटिवली ज़्यादा आसान जाएगा। कैसे देख लेते हैं भाई, अगर मैंने वो नंबर्स a - d a और a + d मान लिए तो उन नंबर्स का सम क्या होगा, उन नंबर्स का सम होगा बच्चों a - d + a + a + d, ये लीजिए, और वो क्या है 27। अब इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि ये d से d बच्चों कैंसिल हो गया, और d से d कैंसिल हो जाने के बाद आपको 3a = 27 मिल गया। सो a की वैल्यू आपको जो मिलेगी बच्चों वो कितनी मिलेगी, इससे a की वैल्यू 9 मिल गई, a की वैल्यू 9 मिल गई। अब इस तरीके से काम जब किया बच्चों तो a की वैल्यू पिछली बार से डिफरेंट मिल रही है। पिछली बार a की वैल्यू क्या मिली थी आपको 14 या फिर 4 मिली थी, लेकिन यहाँ पर a की वैल्यू आपको 9 मिली। तो यहाँ से कुछ लोग धमक जाएंगे कि अरे यार ये क्या, पिछली बार तो 14 मिली थी या 4 मिली थी, यहाँ तो डिफरेंट आ रही है। चलिए कोई हर्ज नहीं, थोड़ा सा आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। हमें एक और बात गिवन है बच्चों की, इन नंबर्स का जो प्रोडक्ट है, इन नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, वो आपको दे रखा है 504, ये लीजिए बच्चों,
और उसके बाद में यहाँ पर a की जगह पर जो 9 आपको आज मिल चुका है उसे आप रख दीजिए, आपने रख दिया उसे, ये लीजिए साहब, और इज इक्वल टू कितना 504। 9 से फिर वही कितने टाइम्स कैंसिल होगा बच्चों 56 टाइम्स, और ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 56, और ये 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 56। इससे 25 इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों डी स्क्वायर, और d की वैल्यू जो है बच्चों वो प्लस माइनस 5 आएगी। यू गेट d की वैल्यू प्लस माइनस 5। d की वैल्यू वही आ रही है जो पिछली बार आ रही थी, लेकिन a की वैल्यू डिफरेंट हो चुकी थी। कोई हर्ज नहीं बच्चों। अब आपके पास में d की वैल्यू प्लस 5 भी आई है, d की वैल्यू माइनस 5 भी आई है। तो मैं पहला केस ले लेता हूं बच्चों, d की वैल्यू प्लस 5। जब मैं d की वैल्यू प्लस 5 लेता हूं तो वो नंबर्स होंगे a माइनस डी, a और a प्लस डी। सो यहाँ पर a की वैल्यू 9 और d की वैल्यू 5, a की वैल्यू 9 और d की वैल्यू 5, ये लीजिए। सो वो नंबर्स क्या है 4, 9, 14। गौर कीजिए यही नंबर्स पिछली बार भी आए थे, नंबर्स वही आएंगे फाइनली। भाई आपने एक्चुअली क्या है, हमने जब पिछली तरह से प्रॉब्लम को डील किया तो नंबर्स वर एज्यूम्ड एज a प्लस डी, a प्लस 2d, उस तरह से, तो उससे भी नंबर्स वही आए थे जो इससे आ रहे हैं। सिर्फ अंतर इतना है बच्चों, यहाँ पर अंतर इतना है कि ऑब्वियस सी बात है कि इस बार जो काम a कर रहा है आप वही काम पिछली बार a प्लस डी कर रहा था। भाई पिछली बार नंबर्स क्या थे, पिछली बार आपने a प्लस डी, a प्लस 2d लिए थे। सो जो काम अब की बार a करेगा वो पिछली बार a प्लस डी कर रहा था। इतना सा डिफरेंस है, बाकी तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो और उसी कारण से सारे नंबर चेंज हो गए। अदरवाइज अगर मैं d की जगह -5 रखता हूं, सो नंबर हैं बच्चों क्या नंबर्स हैं हमारे पास में a माइनस डी, a और a प्लस डी, और a की वैल्यू कितनी 9 और d की वैल्यू -5। ये तो 9 ऑलरेडी है ही सही, और ये 9 प्लस -5, सो 14, 9, 4। नंबर्स आर सेम, नंबर्स वही आ रहे हैं बच्चों जो नंबर्स आपके पिछली बार आ रहे थे। ऐसा नहीं कि पिछली बार नंबर्स अलग थे और इस बार आपके नंबर्स अलग हैं, नंबर्स आर सेम। बस ऑब्वियस सी बात है बच्चों, जो काम पिछली बार a कर रहा था वो इस बार a माइनस डी करेगा, जो काम पिछली बार a प्लस डी कर रहा था वो इस बार a करेगा, और जो काम पिछली बार a प्लस 2d कर रहा था वो यहाँ पर a प्लस डी करेगा, और इसी कारण से ये आ रहा है। अदरवाइज बच्चों जब भी आप आंसर्स लाएंगे फाइनली तो आंसर्स आपके सेम आएंगे। तो इस तरह की प्रॉब्लम में बच्चों जब भी आपको कोई तीन टर्म्स के बारे में बात की जाए, सो मेरा मानना यह है कि आप a माइनस डी, a प्लस a और a प्लस, हालांकि ये कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम नहीं है, तो अगर आप वैसे भी प्रोसीड करते जैसा आपने किया था तब भी हो जाएगा, बट जस्ट एक थोड़ा सा एक आइडिया लग जाता है। कई बार हो सकता है कि कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम फंस जाए, उस समय ये लॉजिक अपना लेंगे तो आसान रहेगा। सो कुल मिलाकर समरी ये है बच्चों कि अगर कोई भी तीन टर्म्स आपको कॉन्सेक्यूटिव लेने को आ जाए तो आप जो है उन्हें a माइनस डी, a और a प्लस डी मान लें, रिलेटिवली काम आसान रहेगा। होप आपको ये बात समझ में आई है बच्चों। एक और प्रॉब्लम नोट डाउन कीजिएगा, किसी एपी के वही तीन कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स दे रखें, किसी एपी के बच्चों वही तीन कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स दे रखें जिनका सम आपको दे रखा है बच्चों 21। सम ऑफ 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी इज 21, और ये कहा है कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म एक्सीड्स द सेकेंड टर्म बाय 6। किसी एपी के तीन आपको कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स दे रखे हैं और ये कहा है कि उन तीनों का सम 21 है, और प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म एक्सीड्स सेकेंड टर्म बाय 6। फाइंड दोज नंबर्स। चलिए उन नंबर्स को आपको जानना है। सो हम क्या करें बच्चों, यहाँ पर हम वो नंबर्स जो हैं कैसे माने, हम वो नंबर्स बच्चों वही काम कर लेते हैं। चलिए भाई, लेट दोज नंबर्स आर a प्लस डी, a प्लस 2d, ये मैंने मान लिया। और आपको क्या गिवन है, आपको ये गिवन है बच्चों कि इन तीनों का जो सम है, भाई इन तीनों का सम मतलब a प्लस डी, a प्लस 2d, फर्स्ट सेकंड थर्ड मान लिए, थोड़ा सा काम आसान रहेगा बच्चों। इन सबका 21 है सम, इससे d की वैल्यू निकाल लीजिए बच्चों, पिछली बार जैसे 7 माइनस a आ जाएगी। फिर आपको ये बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट या थर्ड जो इस तरह से कुछ कहा है। सो a प्लस 2d की वैल्यू क्या, सेकेंड टर्म से बच्चों 6 ज़्यादा है।
अब यहाँ पर आप वही काम करेंगे, आप डी की जगह पर ए रख देंगे, 7 माइनस ए। सो डी के ये तो चलिए ए और ये ए है प्लस 2 और डी की जगह बच्चों 7 माइनस ए ब्रैकेट क्लोज, और ये ए प्लस डी की जगह 7 माइनस ए ब्रैकेट क्लोज प्लस 6, प्लस ए से माइनस ए क्या हो गया, कैंसल। और ये a इंटू ए कितना, ए स्क्वायर, 2 7 जा 14 ए। एक मिनट, ये 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आप आराम से वेरीफाई कर लीजिए बच्चों, ये माइनस आएगा, ये 14 आएगा, और 7 प्लस 6 कितना बच्चों, 13, और यहाँ से ए स्क्वायर माइनस 14a प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0, सो दैट यू गेट द वैल्यू ऑफ a 13 एंड 1। a की वैल्यू 13 और 1 आ गई, और a की वैल्यू 13 1 आप यहाँ रख दीजिए, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है। a की वैल्यू 13 रख देंगे तो d की वैल्यू आपके पास में 13 रखने से -6 आएगी, अदरवाइज +6 आएगी। वो तो मैंने आपसे कहा ही सही कि दोनों जो आते हैं बिल्कुल अपोजिट आ जाते हैं, ये आ जाएगा। और फिर जब आपने a की वैल्यू 13 ली और d की वैल्यू -6 ली, तो नंबर्स जो आएंगे वो क्या आएंगे, पहला तो 13 आ जाएगा, दूसरा बच्चों 7 आ जाएगा, और तीसरा बच्चों 1 आ जाएगा। आराम से आप चेक कर लीजिए भाई, आप a की वैल्यू 13 और d की वैल्यू कितनी, भाई a की वैल्यू 13 प्लेस करने पर d की वैल्यू -6 आ रही है। तो ऐसा नहीं कि आप चाहे जो वैल्यू a की ले लें चाहे जो d की वैल्यू ले लेना, a की वैल्यू 13 प्लेस करने पर d की वैल्यू -6 आ रही तो वही लूंगा मैं, a की वैल्यू 13 d की वैल्यू -6 यहाँ पे रखेंगे, सो नंबर से आ जाएंगे। और यदि बच्चों मैं यहाँ पर a की वैल्यू 1 लेता हूँ, a की वैल्यू 1 लेता हूँ, तो आप पाएंगे बच्चों d की वैल्यू जो आएगी वो 6 आएगी, सो दैट वो जो नंबर्स आएंगे बच्चों वो आ जाएंगे 1 और फिर बच्चों 7 और फिर 13। कुल मिलाकर नंबर्स वही आएंगे जो पिछली बार आ रहे थे। ऐसा नहीं कि पिछली बार अलग आए थे, इस बार अलग आएंगे, नंबर दोनों बार सेम आएंगे, बस एक बार असेंडिंग ऑर्डर में होंगे, एक बार डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगे, ये फैक्ट बिल्कुल कंफर्म बात है। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रोसीड कर लिया। अदरवाइज हम लोग एक काम कर सकते हैं, जब हमें 3 टर्म्स मानने की बारी आती ही है तो ये नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा बच्चों, जब भी कभी 3 टर्म्स मानने की बारी आती है तो हम एक काम करते हैं बच्चों, उन नंबर्स को क्या मान लेते हैं, a माइनस डी, a और a प्लस डी। उससे क्या होता है, क्योंकि जब आप इनका सम करने जाएंगे, तो इनका सम क्या होगा, इनका सम हो जाएगा a माइनस डी प्लस a प्लस डी, ये आ चुका। और वो कितना दे रखा है बच्चों आपको, 21। सो माइनस डी से प्लस डी कैंसिल हो गया बच्चों, a की वैल्यू आ जाएगी 7, a की वैल्यू 7 आ गई। और अब आपसे क्या कहा है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, ये जो 3 टर्म्स है उसमें, तो पहला टर्म a माइनस डी, तीसरा टर्म a प्लस डी, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो सेकंड टर्म से 6 ज़्यादा है। सो ये बच्चों a माइनस डी, ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, a प्लस 6, और a की वैल्यू 7 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस 6। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 7 है, a की वैल्यू 7 है, d की वैल्यू 6 है। सो दैट बच्चों ये 49 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 13, और यहाँ से बच्चों 49 माइनस 13 इज इक्वल टू डी स्क्वायर आएगा। सो दैट डी स्क्वायर की वैल्यू बच्चों 36 आएगी। सो दैट d की वैल्यू जो है बच्चों वो प्लस माइनस 6 आ जाएगी। सो देयर आर 2 वैल्यूज ऑफ d, वन इज +6 एंड अदर इज -6। नाउ यू कैन पुट दिस वैल्यूज ऑफ d। भाई a की वैल्यू आपके पास में कितनी है, 7 आ चुकी है, तो d की वैल्यू -6 और +6 आई है। अभी मैं एक काम करता हूँ बच्चों, d की वैल्यू +6 ले लेता हूँ, d की वैल्यू बच्चों मैं +6 लेता हूँ, तो नंबर्स क्या होंगे बच्चों, नंबर्स हैं a माइनस डी, a और a प्लस डी, ये लीजिए, और a की वैल्यू 7 है, d की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 7 है, a की वैल्यू 7 और d की वैल्यू 1। सो दैट नंबर्स आर बच्चों 6, एक सेकेंड, d की वैल्यू कितनी है, 6 है, 6 है भैया, d की वैल्यू 6 है, d की वैल्यू 6 है और a की वैल्यू 7 है। सो वो नंबर्स क्या आ रहे हैं, वो नंबर्स हमारे पास में आ रहे हैं 1, 7 और 13, ऐसे कर लीजिए। और d की वैल्यू -6 ले लीजिए। जब आप d की वैल्यू -6 लेंगे तो क्या होगा भाई, नंबर्स आर a माइनस डी, a और a प्लस डी, और a की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू है 7,
और डी की वैल्यू -6, ए की वैल्यू 7 और डी की वैल्यू कितनी बच्चों, ये लीजिए 7 + -6। सो अगेन नंबर्स आर क्वाइट सेम, द ओनली डिफरेंस इज एक में डिसेंडिंग ऑर्डर में और एक में असेंडिंग ऑर्डर में। नंबर्स फाइनली सेम आएंगे बच्चों। पिछले तरीके से भी वही आ रहे थे, इस बार भी वही आ रहे हैं, पिछले तरीके से भी वही आ रहे थे, इस बार भी वही आ रहे हैं। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों की नंबर्स पिछली बार वो आपके पास में पिछली बार ए की वैल्यू क्या आई थी, इस बार क्या आ रही है, क्योंकि आपको तो ये तो अपने मर्जी से एज्यूम किया गया है ना भाई, आपने ऐसा एज्यूम किया, कुछ और भी एज्यूम आपके कर सकते थे, आपके दिमाग में आ रहा हो। तो कुल मिलाकर बात यह बच्चों कि जब भी कभी आपको 3 टर्म्स मानने को आते हैं एपी में, तो आप a - d ए और a + d करके मान के कर लेंगे, काम रिलेटिवली आसान रहेगा। ठीक इसी प्रकार से बच्चों यदि मुझे किसी एपी में 4 टर्म्स मानने को आ जाए, हाउ मेनी टर्म्स आई नीड टू एज्यूम, अगर मुझे किसी एपी में बच्चों 4 टर्म्स मानने को आ जाएं तो मैं कैसे काम करूंगा। चलिए मैं पहले एक प्रॉब्लम करता हूं और फिर हम लोग काम करते हैं। एक प्रॉब्लम जरूर लिखिएगा बच्चों कि आपको दे रखा है कि किसी एपी में 4 टर्म्स हैं जिनमें फर्स्ट और फोर्थ टर्म्स का सम जो है बच्चों वो है 14, जिनमें फर्स्ट और फोर्थ टर्म्स का सम है बच्चों 14 और जिनमें सेकंड और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट है बच्चों 45। क्या कहा है आपसे, देयर आर 4 नंबर्स इन एपी, सम ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ इज 14 एंड प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड थर्ड इज 45, फाइंड दोज नंबर्स। वीडियो को रोककर एक बार कीजिए। चलिए आपको क्या बोला है, किसी एपी में कितने टर्म्स हैं, किसी एपी में 4 टर्म्स हैं। सो मैं 4 टर्म्स क्या करता हूं बच्चों, a + d, a + 2d और a + 3d मान लेता हूं। ये लीजिए, ये मान लिए। अब क्या गिवन है कि पहले और आखिरी का सम, पहले और आखिरी यानी कि फोर्थ का सम आपको कितना दे रखा है बच्चों 14। अब यहाँ से 2a + 3d = 14 और यहाँ से d की वैल्यू यदि आप निकालेंगे तो वो 14 - 2a/3 आएगी। आप चेक कर लीजिए, यही आ रही है, d की वैल्यू ये आ गई। और आपको क्या बोला है, सेकंड और थर्ड का प्रोडक्ट, सेकंड मतलब ये और थर्ड मतलब ये, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दे रखा है 45। भाई ये आपको गिवन है, ये मैंने मेरी मर्जी से नहीं लिखा है, ये प्रॉब्लम में मेंशन है कि साहब फर्स्ट और फोर्थ का सम इतना है, सेकंड थर्ड का प्रोडक्ट इतना है। सो यहाँ पर बच्चों आप जो है ये a और प्लस d की वैल्यू 14 - 2a/3 ये आ चुका, और फिर यहाँ पर a + 2 और d की वैल्यू क्या होगी बच्चों 14 - 2a/3 और इज इक्वल टू कितना 45। नाउ यू पीपल हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन सो दैट यू पीपल विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन a, और आपको a की 2 वैल्यूज मिलेंगी, आप वो a की वैल्यूज को यहाँ रख देंगे, अकॉर्डिंगली आपके पास में d की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। ये काम इस तरह से हो जाएगा। भाई आपने यहाँ पे ए में क्वाड्रेटिक बना ली या डी में क्वाड्रेटिक बना ली, बात एक ही बच्चों, पहले एक सॉल्व कर लिया फिर बी सॉल्व कर लिया, पहले बी सॉल्व कर लिया फिर ए सॉल्व कर लिया, भैया मैथमेटिक्स उससे कोई डिफरेंस पैदा नहीं करता। सो इस तरीके से आपके पास में ए और डी आ जाएंगे, ए आ गया डी आ गया, वो वैल्यूज आप यहाँ फीड कर देंगे, आपका काम हो जाएगा। भाई मुझे बोला गया था कि 4 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स है एपी में, मैंने उनको ये मान लिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स ले लिया मैंने और उन सबका सम, फर्स्ट फोर्थ का सम और सेकंड थर्ड का प्रोडक्ट ये कर लिया बच्चों, फर्स्ट और फोर्थ का सम और सेकंड थर्ड का प्रोडक्ट, ये इससे आ जाएगा। अब अगर मैं इसको ऐसे ना करते हुए बच्चों मैं ऐसा करूं कि लेट दोज नंबर्स आर बच्चों a - 3d, a - d, a + d और a + एक सेकेंड a + 3d। लेट मी कंसीडर दोज नंबर्स एज दिस। मैं वो नंबर्स को ऐसे सपोज कर लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ वो नंबर्स जो हैं वो हैं a - 3d, a - d, a + d और a + 3d, ऐसा मान लूँ। मैं मान लेता हूँ कि वो जो नंबर्स हैं वो a - 3d, a - d, a + d और a + 3d हैं, ऐसे सपोज कर लिए। भाई मुझे जो 4 नंबर्स एपी में सपोज करने थे मैंने वो 4 नंबर्स ऐसे सपोज कर लिए।
क्यों? क्योंकि इनका हर किसी का डिफरेंस सेम आ रहा। देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2D, इन दोनों का कितना है 2D, इन दोनों का कितना है 2D। भाई यहाँ पर आप कोई भी दो सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस देखते हैं, जैसे यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस 2D है, इन दोनों का डिफरेंस 2D है, इन दोनों का डिफरेंस भी 2D है। भाई अगर आपके दिमाग में आए सर डिफरेंस तो D रहना चाहिए, मैंने ऐसा कतई नहीं कहा कि डिफरेंस D रहना चाहिए। भाई हमने तो ये कहा है कि डिफरेंस सेम रहना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि डिफरेंस सेम रहना चाहिए, हम ये नहीं कह रहे कि डिफरेंस 2D हो। वो डिफरेंस 2D हो, D हो, 3D हो, D/2 हो, जो हो इट शुड रिमेन सेम एवरीवेयर। वो तो बाई चांस ये है कि हम उस डिफरेंस को D से रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंस D, सिर्फ इतनी सी बात है। अदरवाइज ऐसा कोई लॉजिक नहीं कि डिफरेंस सेम ही, मतलब डिफरेंस जो है वो D ही रहना चाहिए। बट आप कोई बंदा डिफरेंस को K से भी रिप्रेजेंट कर सकता है, लेमडा से रिप्रेजेंट कर ले, P से रिप्रेजेंट कर ले, तो उसे सपोज करने से कौन रोक सकता है? बाई चांस हम लोग जो है डिफरेंस को D से रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं, बट अदरवाइज हम तो उसे D से, K से, लेमडा से, P से, M से, N से, जो चाहे उससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नोबडी कैन ऑब्जेक्ट दैट। सो यहाँ पर भी डिफरेंस वही है। अब ऐसा कर लेने से क्या होगा, यहाँ पर इनका जो आपको बोला है कि फर्स्ट और फोर्थ का सम, फर्स्ट और फोर्थ का सम जो आ रहा है वो आपके पास में कितना आ रहा है, फर्स्ट और फोर्थ का सम जो उन्होंने बोला है बच्चों वो है 14। अब ये कर लेने से क्या होगा, ये 3D से 3D क्या हो गया बच्चों, बहुत सिंपली कैंसिल हो गया। 3D से 3D कैंसिल हो गया, 2A इज इक्वल टू 14 आ गया और A इक्वल टू बच्चों उससे 7 आ गया। इससे A की वैल्यू क्या आई, 7 आई, आ गई। और अब आपको ये भी गिवन है कि साहब जो सेकेंड टर्म है और जो थर्ड टर्म है उनका प्रोडक्ट कितना गिवन है आपको, उनका प्रोडक्ट जो है वो आपको गिवन था 45। सेकेंड और थर्ड का प्रोडक्ट आपको गिवन था बच्चों 45। ये लीजिए 45। और आपको पता है बच्चों ये भी आपको गिवन है ना, ये आपको गिवन है। सो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 45। और a की वैल्यू है बच्चों 7, a की वैल्यू 7 है, तो ये 7 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 45। और ये हो जाएगा 49 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 45। और इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो डी स्क्वायर की वैल्यू 4 आएगी, सो दैट डी की वैल्यू बच्चों प्लस माइनस 2 आएगी। डी की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 2 आ गई, डी की वैल्यू प्लस माइनस 2। भैया आपको ये गिवन है कि फर्स्ट और फोर्थ का सम, फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म का सम जो है वो 14 है, उससे ए की वैल्यू आ गई। और सेकंड और थर्ड का प्रोडक्ट 45 है, उससे डी की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ गई। और आपके पास में जो है अब ए आ चुका है, डी आ चुका है, तो नंबर्स क्या होंगे भाई, पहला नंबर है a माइनस 3d और a की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू है बच्चों 7। भाई मैं d की वैल्यू कितनी लेके चल रहा हूँ, d की वैल्यू में +2 लेके चल रहा हूँ। a की वैल्यू 7 ले लीजिए, d की वैल्यू आप 2 ले लीजिए। सो नंबर्स क्या आएंगे बच्चों, पहला ये आ गया, दूसरा नंबर क्या होगा बच्चों 7 माइनस 2 यानी कि 5 आ गया। तीसरा नंबर बच्चों a प्लस डी यानी कि 7 प्लस 2 यानी कि 9 आ गया। और चौथा नंबर a प्लस 3d यानी कि 7 प्लस 3 2 6 प्लस 3 7 13 आ गया। सो नंबर्स आ गए बच्चों 1 5 9 एंड 13। और बहुत इजीली आप देख सकते हैं बच्चों d की वैल्यू अगर -2 रख देता हूं, सो यही नंबर a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d, ये जो नंबर्स आएंगे बच्चों इनकी वैल्यूज़ आ जाएंगी आपके पास में, ये आ जाएगा 13, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 1। सो नंबर्स आ जाएंगे बच्चों 13, 9, 5 और 1। आप बहुत सरलता से देख सकते हैं कि ये नंबर्स वही आ रहे हैं जो पिछली बार आ रहे थे, ये नंबर्स वही आ रहे हैं जो पिछली बार आ रहे थे। अंतर सिर्फ इतना सा है बच्चों कि पहले असेंडिंग ऑर्डर में आ रहे थे, अभी डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहे हैं। और अगर आपने इसको सॉल्व करा होगा देन अगेन यू गॉट आपके पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर आ रही है। आप इसको आराम से सॉल्व करके देखिए बच्चों, आपको ए की वैल्यू जो मिल रही होगी वो 1 या फिर 13 मिल रही होगी। आप लोगों में से शायद कुछ लोगों ने करा भी होगा ए की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि जब मैं प्रॉब्लम दे रहा हूँ भैया वीडियो को पॉज करके आपको करना है, भले प्रॉब्लम में मेंशन है या नहीं है। तो आपने ए की वैल्यू कितनी ले ली बच्चों, ए की वैल्यू आपने 1 ले ली, ए की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 1 मिल गई, और ए की वैल्यू आपको 13 मिल गई।
इसको सॉल्व करके देखिए, ये मिल रही होगी। और यहाँ पर अगर आपने डी की वैल्यू निकाली होगी, यहाँ पर यदि आपने डी की वैल्यू निकाली होगी बच्चों, तो डी की वैल्यू आपको इस केस में जो मिल रही होगी वो मिल रही होगी 4, जबकि यहाँ मिल रही है 2। तो उससे कुछ लोग बोलेंगे अरे यार सर, पिछले सम को आपने जब दोनों मेथड से करा तो वहाँ तो आपको जो है वो डी की वैल्यू जो मिल रही थी वो दोनों केस में सेम मिल रही थी। दोनों केस में जो डी की वैल्यू मिल रही थी बच्चों, वो क्या मिल रही थी, वो आपको सेम मिल रही थी। लेकिन इस बार जो डी की वैल्यू मिल रही है वो आपको अलग मिल रही है। ऐसा क्यों? तो बच्चों पिछली बार मैंने जब 3 टर्म्स की बात आ रही थी तो मैं ए प्लस डी ए प्लस 2d ले रहा था, या ए माइनस डी ए और ए प्लस डी ले रहा था। जब दोनों ही तरीकों में डिफरेंस डी ही आता था। मैंने भाई जब 3 नंबर्स लेने की बात आ रही थी तो मैं उन नंबर्स को a माइनस डी ए और a प्लस डी लेता था, या मैं a प्लस डी और a प्लस 2d लेता था। मैं नंबर्स को ऐसे एज्यूम करता था या ऐसे एज्यूम करता था। इन दोनों ही तरीकों में कॉमन डिफरेंस डी आता था। इस तरीके की बात करूं या इस तरीके की बात करूं, डिफरेंस दोनों तरीकों से सेम आता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है इस प्रॉब्लम में क्या हो रहा है बच्चों, मैं अगर ये नंबर्स को ऐसे मानता हूं तो डिफरेंस इज डिनोटेड बाय सिंबल डी, जबकि मैं ऐसे मानता हूं तो डिफरेंस इज डिनोटेड बाय 2d। बाई चांस आप देखिए इस तरीके से डिफरेंस डी था और डी की वैल्यू आपको 4 मिल रही है, मतलब कॉमन डिफरेंस इस तरीके से 4 मिल रहा है। और यहाँ जो डिफरेंस है बच्चों वो 2d है और 2d की वैल्यू भी आपको 4 ही मिल रही है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो यहाँ कॉमन डिफरेंस d नहीं है ना, यहाँ तो कॉमन डिफरेंस 2d है। तो 2d की वैल्यू 4 आ रही है और यहाँ d की वैल्यू 4 आ रही है। मेरे ख्याल से ये बात बहुत से लोग समझ गए होंगे, पर जो लोग थोड़े से कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर इस वाले में तो डी की वैल्यू दोनों तरीकों से सेम आती थी, यहाँ नहीं आ रही, तो उनको मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ साहब कि इस तरीके को अपनाते हो तो डी की वैल्यू आप लेते हो, आप यहाँ जो कॉमन डिफरेंस है वो डी है, उसकी वैल्यू 4 है। और अगर ये वाला तरीका अपनाते तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 2d है, उसकी वैल्यू भी 4 है। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कुल मिलाकर 4 है। ये तो अभी डी आया है, पर कॉमन डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो वो 4 ही आ रहा। तो इस कारण से बच्चों ये जो हमारे पास में है काम, वो इसलिए ऐसा डिफरेंट हो रहा है। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आई होगी। अब काफ़ी सिंपल सी बात है, बस थोड़ा सा यहाँ पर इस तरीके से क्या होता है कि अगर आप ये वाला तरीका अपनाते हैं तो आपको थोड़ा सा लंबा जाएगा, क्योंकि ये थोड़ी सी एक इक्वेशन ऐसी बनती है जिसको सॉल्व करने में थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी, जबकि इसमें काम आसान हो जाता है। तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जब भी 4 टर्म्स मानने की बारी आती है तो हम उन टर्म्स को ऐसा मान लेंगे, और अगर 3 टर्म्स की आती है तो हम ऐसा कर लेंगे। एक और प्रॉब्लम लिखिएगा बच्चों, एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल आर इन एपी। एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आर इन एपी एंड देयर कॉमन difference of their angles is 10 degree. Angles of a cyclic quadrilateral are in AP and the common difference of those angles is 10 degree. Find those angles. वीडियो को पॉज करके कीजिए। बच्चों देखिए, आपके पास में ये कहा गया है कि किसी साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के 4 एंगल्स हैं। भाई 4 एंगल्स हैं, आपको पता है 4 ही एंगल्स होंगे, और आपको ये गिवन है कि वो एपी में है। अगर वो एपी में है तो भैया वो नंबर्स ये होंगे। मैंने ऐसे मान लिया। ये तो प्रॉब्लम बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम देने आपको दे दी बच्चों कि वो 4 एंगल्स हैं, तो मैंने लेट दोज एंगल्स भी ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d, इस तरह से कुछ सपोज कर लिया। और आपको क्या गिवन है कि मैंने भैया मान लिया लेट दोज एंगल्स आर दिस। और आपको पता है बच्चों साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के चारों एंगल्स का जो सम होता है वो क्या है बच्चों, वो है 180 डिग्री होता है ना। चारों एंगल्स का सम कितना होता है बच्चों, 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री। ये लीजिए। और आपको ये गिवन है बच्चों कि उन एंगल्स का जो कॉमन डिफरेंस है वो 10 डिग्री। बड़ा सिंपल क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। उन एंगल्स का जो कॉमन डिफरेंस है बच्चों वो कितना है, 10 डिग्री। कुछ करना ही नहीं है आपको यहाँ पर। तो कॉमन डिफरेंस भाई अगर आप उन एंगल्स को ऐसा मानते हो, तो
उन सबका सम ये होगा गया, और डी की वैल्यू यहाँ रखेंगे। उससे पहले बच्चों 4 टाइम्स ऑफ a प्लस 3 6 डी इज इक्वल्स टू 360, और ये लीजिए 4 टाइम्स ऑफ a 6 टाइम्स ऑफ 10 डिग्री इज इक्वल्स टू बच्चों 360। सॉल्विंग दिस विल गेट अस द वैल्यू ऑफ a विच इज 75 डिग्री। a की वैल्यू बच्चों 75 आ गई, a की वैल्यू 75 आ गई। सो वो एंगल्स क्या होंगे बच्चों, पहला एंगल a जो कि होगा 75 डिग्री, दूसरा होगा बच्चों a प्लस डी जो कि होगा 75 प्लस 10 दैट इज 85 डिग्री, तीसरा एंगल होगा बच्चों a प्लस 2d यानी कि 75 प्लस 2 इंटू 10 दैट इज 95 डिग्री, और अगला a प्लस 3d यानी कि 75 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 10, ये लीजिए कितना होगा बच्चों, ये कितना आ जाएगा 105। आपको इस तरह से कुछ बोला है तो ये हो गया भाई। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। हालांकि आप उसको ऐसे भी कर सकते थे कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो अपोजिट एंगल्स का सम जो होगा वो कितना होगा 180 डिग्री, वो भी कर सकते थे। आप कोई भी दो एंगल का सम ले लेते, आप इन दोनों का सम ले लेते, इन दोनों का सम ले लेते। भाई आप ये इक्वेशन ना बनाते हुए आप कोई अपोजिट एंगल्स भी ले सकते थे कि आपने फर्स्ट थर्ड ले लिया या सेकंड फोर्थ ले लिया, उससे भी आपका काम हो जाएगा, आंसर दोनों उससे सेम आएगा, आप वेरीफाई कर सकते हैं बच्चों। तो एक मिनट यहाँ पर मैंने कुछ गलती करी है भाई, नहीं ठीक है मैंने ठीक करा, पर यहाँ पर अपोजिट एंगल जरा अपने को सोचना पड़ेंगे ना। अपोजिट एंगल एक्चुअली इस बार ये हो रहे होंगे, तो ये, और यहाँ पर एक सेकंड, अपोजिट एंगल्स कौन कौन से बनेंगे अगर देखा जाए तो, जैसे एक एंगल जो बनेगा वो बनेगा a, एक बनेगा a प्लस डी, एक बनेगा a प्लस 2d और एक बनेगा a प्लस 3d। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम को बच्चों आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। मैंने जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोला है वो गलत हो जाएगा, कहना क्वाड्रिलेटरल कहना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का सम तो आपको कितना मिल रहा है बच्चों 180 डिग्री नहीं मिल रहा है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में तो प्रॉब्लम फ्रेम नहीं हो पा रही, क्योंकि अगर वो इसको सेटिस्फाई करने जा रही है तो इसको नहीं करेगी, ऐसा वो हो रहा है ना। क्योंकि इन दोनों का सम करेंगे तो 2a प्लस 2d आएगा, और इन दोनों का सम करेंगे तो वो 2a प्लस 4d आएगा। ऑब्वियसली वो ज़्यादा ही आएगा, ये कम ही आएगा। तो फिर वो साइक्लिक वर्ड हटा दीजिएगा बच्चों, जो मैंने आपसे कहा था। मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि कुछ लोग शायद ये चीज़ वेरीफाई कर रहे होंगे कि सर ये साइक्लिक की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री भी बन जाता है उस केस में। सो ये जो है बच्चों क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स जो कि AP में है जिनका कॉमन डिफरेंस 10 डिग्री है, आपने इस तरह से प्रोसीड कर लिया। ये एक तरीका था बच्चों। अदरवाइज अगर मैं यही तरीका ना करते हुए, ये तरीका ना अपनाते हुए मैं अगर उन नंबर्स को मान लेता ये, तो ये हो जाता भाई। अगर मैं उन नंबर्स को जो उसके एंगल्स हैं क्वाड्रिलेटरल के, अगर मैं उन्हें a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d मान लेता तो ऐसा। और कॉमन डिफरेंस क्या दे रखा है बच्चों एंगल्स का 10 डिग्री। अब वही यहाँ पर बस इतनी सी बात समझाने के लिए मैंने दी, प्रॉब्लम बड़ी लल्लू है, कुछ भी नहीं है। कॉमन डिफरेंस 10 डिग्री है, और जब आप नंबर्स को ऐसा मानते हो, जब उन एंगल्स को आप ऐसा मानोगे तो कॉमन डिफरेंस d नहीं होगा, कॉमन डिफरेंस बच्चों 2d होगा, और 2d की वैल्यू 10 डिग्री होगी, सो दैट बच्चों d की वैल्यू 5 डिग्री होगी। क्योंकि जो लोग डायरेक्टली उस मेथड से अप्रोच कर जाते हैं वो लोग यहाँ पर ही गलती कर जाते हैं कि d की वैल्यू 10 डिग्री रख देते हैं। करी होगी कुछ लोगों ने, मैं दावे के साथ कहता हूँ। और ये होता है कि सर d की वैल्यू 10 डिग्री रखी, फिर रखा और आंसर वेरीफाई नहीं हो पा रहा, तो हम बोलते हैं कि अरे यार ये क्या हो रहा है। क्योंकि कारण ये कि जब आपने एंगल्स को ऐसा एज्यूम किया तो कॉमन डिफरेंस d नहीं है, कॉमन डिफरेंस बच्चों 2d है। 2d की वैल्यू 10 डिग्री आएगी, सो दैट d की वैल्यू 5 डिग्री आएगी। सो आप और ये इन सभी एंगल्स का सम जब आप करेंगे, जब आप इन सभी एंगल्स का सम करेंगे तो वो क्या आएगा बच्चों a प्लस डी और ये a प्लस 3d, और इन सब का सम कितना होगा बच्चों 360 डिग्री। 360 डिग्री होगा। तो यहाँ माइनस 3d से प्लस 3d और माइनस d से प्लस d कैंसिल हो जाएगा, और 4a इक्वल्स टू दिस आएगा, तो a इक्वल्स टू 90 डिग्री आ जाएगा।
और ए 90 डिग्री है, डी की वैल्यू 5 है, तो पहला एंगल बच्चों ए माइनस 3D ये 90 डिग्री माइनस 3 इंटू 5 दैट इज 75 डिग्री। ऐसे ही अगला ए माइनस डी ये 90 माइनस 5 यानी कि 85 डिग्री, ऐसे ही 95 डिग्री और ऐसे ही 105 डिग्री। ये 4 एंगल्स आपके पास में आ जाएंगे। वैसे ही काम करना है आपको जैसा आपने किया। बस सिर्फ इतना सा है बच्चों की गलती ये मत कर जाइएगा कि आप डी की वैल्यू 10 डिग्री रख दो, क्योंकि हमारे दिमाग में एक पिक्चर चिपकी हुई है कि जब भी कभी हमें जो है मैं बोल रहा हूँ, जब भी हमें कॉमन डिफरेंस की बात आती है तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर चिपकी हुई कि कॉमन डिफरेंस को हमको डी लेना है, जबकि कॉमन डिफरेंस जो है वो डी हो या 2D हो, कुछ भी हो सकता है, डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो इस पिक्चर में कॉमन डिफरेंस डी नहीं 2D होता है, तो 2D की वैल्यू 10 लेंगे, ना कि डी की वैल्यू। एक प्रॉब्लम और लिखिएगा बच्चों, एक प्रॉब्लम और लिखिएगा। डिवाइड 25 इंटू 5 पार्ट्स, डिवाइड 25 इंटू 5 पार्ट्स so that parts obtained are in AP, parts obtained are in AP and their sum of their squares is 135. Divide 25 into 5 parts so that parts obtained are in AP and sum of their squares is 135. चलिए आपको क्या करना है बच्चों, आपको किसे 25 को 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 25 को 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो मैं मान लेता हूँ, मैं कुछ भी 5 पार्ट्स मान लेता, लेकिन यहाँ पर ये मेंशन है कि वो जो 5 पार्ट्स मैंने एज्यूम करे हैं वो AP में है। सो लेट दोज पार्ट्स आर A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D। ये 5 पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए। और आपको क्या बोला है, 25 को 5 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, मतलब मैं 25 को अगर 5 पार्ट्स में डिवाइड करूं, कंडीशन सेटिस्फाइड ये होनी चाहिए कि वो पांचों पार्ट्स AP में हों। तो मैंने वो 5 पार्ट्स AP में ले लिए, ये लीजिए बच्चों, इस तरह से वो 5 पार्ट्स मैंने कहा में ले लिए बच्चों AP में, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट और 5वां पार्ट। ओ नो 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 नो, ये आएगा भैया 5 पार्ट्स में आपने डिवाइड कर दिया, ये लीजिए। अब आप जो है साहब 25 को 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है, या यूँ कहूँ कि वो जो 5 पार्ट्स मैंने लिए हैं उन 5 पार्ट्स को कंबाइन करने पर 25 आना चाहिए। दोनों बातें एक ही हैं भाई। आप या तो यूँ बोल रहे हो कि 25 को आपने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, दूसरी भाषा में यूँ बोल सकता हूँ कि वो जो 5 पार्ट्स है उनको कंबाइन कर दिया तो 25 मिल जाएगा। सो हेयर यू विल गेट एन इक्वेशन इन A एंड D। A और D में आपको एक इक्वेशन मिल गई, और दूसरी इक्वेशन आपके पास में क्या कि आपको इन सबका स्क्वायर्स का सम, इन सबके स्क्वायर्स का सम जो होगा वो क्या होगा बच्चों, पहले का स्क्वायर, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का स्क्वायर, एंड दिस इज द स्क्वायर ऑफ 4th वन। और क्या गिवन है बच्चों, इन सबके स्क्वायर्स का सम जो है वो 135 है। सो नाउ यू पीपल हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन, यहाँ पे आपके पास में A और D में एक इक्वेशन बन गई, वहाँ एक इक्वेशन बन गई, आपको D और A को सॉल्व करना, आपके पास में काम हो जाएगा भाई। आपके पास में जो है आप इस तरह से हल कर लेंगे, आपका काम बहुत जल्दी से हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, D और A की वैल्यू अभी आपको फाइंड करनी, थोड़ी सी उसमें मेहनत करना पड़ेगी। जबकि अगर मैं उन्हीं नंबर्स को ऐसा मानता बच्चों, A माइनस 2D, A माइनस D, A प्लस D और A प्लस 2D, तो भी क्या ये नंबर्स AP में होते हैं? आर दीज नंबर्स इन AP? देखें तो AP में है, क्यों? क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस D है, इन दोनों का डिफरेंस भी D है भाई, इन दोनों का डिफरेंस भी D है, और इन दोनों का डिफरेंस भी कितना है बच्चों? D है। क्योंकि डिफरेंस हर बार सेम आ रहा है, डिफरेंस जो इन दोनों का आ रहा है वही इन दोनों का, वही इन दोनों का, और वही बोले तो बाबा सबका सेम आ रहा है, बट डिफरेंस हमेशा सेम आना चाहिए, इतनी सी कंडीशन लगनी है, और तो नहीं लगनी। सो ये तो 25 को मैंने जिन 5 पार्ट्स में डिवाइड किया वो AP में है। सो लेट दोज पार्ट्स आर बच्चों ऐसा, मैंने वो 5 पार्ट्स मान लिए कि वो 5 पार्ट्स जो हैं, वो 5 पार्ट्स जो हैं वो कुछ ऐसे हैं।
ये लीजिए, let those 5 parts are this and this, so that what happens 2d से 2d, d से d कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बच्चों a की वैल्यू आ जाएगी 5, a की वैल्यू 5 आ गई। अब आपको ये भी गिवन है कि उन सबके स्क्वायर्स का सम, तो स्क्वायर क्या होगा बच्चों 5 माइनस 2d का स्क्वायर प्लस 5 माइनस d का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस d का स्क्वायर और 5 प्लस 2d का स्क्वायर और इज इक्वल टू कितना बच्चों 135। बच्चों a की जगह 5 रख दिया तो 5 माइनस 2d, 5 माइनस d, 5 5 प्लस d, 5 प्लस 2d और उन सबके स्क्वायर्स का सम कितना है 135। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, इसे सॉल्व कर लीजिए, इट इज बिकमिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्चुअली यहाँ पर ये वाला जो माइनस वाला टर्म होगा वो उसके माइनस से इस वाला, आराम से आप करके देखिए बच्चों। ये 5 का स्क्वायर तो वैसे भी 25 जो कि 135 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर जो पिक्चर बनेगी बच्चों वो कितना 5 का स्क्वायर कितनी बार आएगा 5 टाइम्स आएगा ना, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, वो सब कैंसिल हो जाएंगे और कुल मिलाकर ये बच्चों 4d स्क्वायर, d स्क्वायर 5d स्क्वायर, उधर भी ये कुल मिलाकर आ जाएगा बच्चों 10d स्क्वायर और इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 10। सॉल्व करके देख लीजिए आराम से, d की वैल्यू प्लस माइनस 1 आएगी, d की वैल्यू प्लस माइनस 1 आएगी, आप ये रखेंगे। अभी आपने अगर d की वैल्यू प्लस 1 ली, भाई a की वैल्यू तो कंफर्म एक ही आई है प्लस 5, सो नंबर जो आएंगे बच्चों वो a माइनस 2d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 2d, जिनकी वैल्यू आ जाएगी 4 ना, जिनकी वैल्यू आ जाएगी 3 4 5 6 और 7। ये वो नंबर्स आ गए आपके पास में। भाई आपके पास में इन सब का सम जो आ रहा है 3 4 7 और 5 12 6 18 7 25 और इनके स्क्वायर्स का सम देखिए वो 135 आ रहा। तो इस तरीके से आपका काम हो गया। फिर d की वैल्यू -1 रख देंगे, तो d की वैल्यू -1 रख देने पर वो जो नंबर्स आएंगे बच्चों वो 7 6 5 4 3 ये नंबर्स आ जाएंगे। सो नंबर्स आर सेम व्हाट जैसे यहाँ पर थे, नंबर्स वही आएंगे जो इस तरीके से आए, बस केवल एक बार असेंडिंग ऑर्डर में और एक बार डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो देखिए जब 5 टर्म्स मानने की बारी आई, 5 टर्म्स मानने की बारी आई तो ये वाला तरीका थोड़ा सा लंबा था, लेकिन ये तरीका बड़ा छोटा है। तो 3 टर्म्स का जब प्रॉब्लम करने को आता है तो कोई बड़ा काम नहीं है, 4 में भी शायद कोई बड़ा काम नहीं है तो 5 में भी नहीं, पर थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है बच्चों। सो कुल मिलाकर समरी ये है कि जब भी आपको कभी 3 टर्म्स मानने को आए सो आप a माइनस डी, a और a प्लस डी मान लीजिए, हर बार डिफरेंस d आ रहा है, कॉमन डिफरेंस d होगा। जब भी 4 टर्म्स मानने को आते हैं बच्चों तो a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d मान लीजिए, काम रिलेटिवली इजी हो जाएगा। बस ये है कि इस केस में कॉमन डिफरेंस d नहीं होगा 2d होगा। और ऐसे ही अगर 5 टर्म्स मानने को आते हैं तो a माइनस 2d, a माइनस 2d बच्चों, फिर a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 2d, 5 टर्म्स मानने को आ जाते हैं। देखिए आपने यही काम किया। और अगर बच्चों इसी की जगह, ये 5 टर्म्स की बात है, और अगर ऐसी 6 टर्म्स मानने को आते हैं तो आप 6 टर्म्स को मान लीजिए बच्चों क्या, a माइनस 5d, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d और a प्लस 5d। इस तरीके से क्या होगा कि जब भी ऐड करने की बात आएगी तो आप जब ऐड करेंगे तो -5d से प्लस 5d, -3d से प्लस 3d, -d से प्लस d कैंसिल हो जाएंगे। तो इसलिए जब भी 3 टर्म्स मानने को आए तो ये, 4 टर्म्स आए तो ये, 5 टर्म्स आए तो ये, 6 टर्म्स आए तो ये, ऐसे 7 8 9 10 वगैरह के बारे में बात करनी हो तो मेरे ख्याल से ये देखकर आप लॉजिक लगा सकते हैं, थोड़ी सी एनालॉजी लगा सकते हैं। तो इवन 10 टर्म्स भी मानने को आ जाए तो आप काम ऐसा तरीके से करेंगे, रिलेटिवली छोटा पड़ेगा।